So hello everyone, welcome back to our web development series. This is the second part of our CSS series. और पिछले वीडियो में हम लोगों ने CSS का एक बहुत बेसिक सा इंट्रो देखा था। अगर आपने CSS पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम CSS के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि CSS एक्चुअली होता क्या है, इसे डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि ब्राउजर कैसे CSS को यूज करता है। देन हम CSS के सिंटैक्स को समझेंगे जिसे हमने पिछले वीडियो में काफी ज्यादा यूज किया था। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब हम CSS के सिंटैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा CSS लिखा था, पर हमने उस वीडियो में डिटेल में समझा नहीं था कि ये हम लिख क्या रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं और इसका प्रॉपर तरीका क्या है। पर इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने जो लिखा था हम उसे अच्छे से समझने वाले हैं कि एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो CSS का जो सिंटैक्स होता है उसमें बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। पहला तो एक सिलेक्टर आता है, दूसरा डिक्लेरेशन ब्लॉक, और ये जो डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है इसमें भी फर्दर 2 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? तो वो है प्रॉपर्टी एंड वैल्यू पेयर्स। ओके, तो इन चारों को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो ये सारा कोड लिखा था इसके थ्रू हम CSS के सिंटैक्स को समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इस वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं और इसके थ्रू समझते हैं कि आखिर ये जो चारों चीज़ें हैं, यानी सिलेक्टर, ब्लॉक, डिक्लेरेशन और प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर, ये चारों आखिर है क्या। तो पहला जो हमारा था सिलेक्टर, तो यहाँ पर ये जो सेक्शन वाला हमने टैग लिखा था इसके थ्रू हमने क्या किया था, इसके थ्रू हमने ब्राउज़र को ये बताया था कि हम सेक्शन वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। यानी हम इस टैग को लिखकर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ जो पार्ट लिखा जाता है ये हमारा सिलेक्टर होता है। उसके बाद हम लगाते हैं करली ब्रैकेट्स, और ये जो हमारा करली ब्रैकेट्स है इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है वो किसके अंदर आता है, वो आता है डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर। और उस डिक्लेरेशन ब्लॉक में क्या क्या होती हैं, बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है एक प्रॉपर्टी और दूसरा होता है एक वैल्यू, और ये दोनों जो होती हैं ऑलवेज पेयर में होती हैं। तो यहाँ पर हमारा जैसे क्या है, ये जो बैकग्राउंड कलर हमने लिखा ये था हमारा प्रॉपर्टी, और ये जो येलो लिखा था हमने ये था हमारा वैल्यू। ओके, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहले हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, किसके थ्रू, सिलेक्टर के थ्रू। देन हम लगाते हैं करली ब्रैकेट और उसके अंदर हमारा सारा प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर लिखा जाता है, और उस कंप्लीट ब्लॉक को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो ये हमारा CSS का सिंटैक्स होता है। देन आखिर ब्राउजर इसे अप्लाई कैसे करता है, तो इसे भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि ब्राउजर क्या करता है। पहले तो जो हमने सिलेक्टर लिखा उसके थ्रू ब्राउजर क्या करेगा, उस एलिमेंट तक पहुंचेगा कि किस एलिमेंट के बारे में बात हो रही है। देन उस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद ब्राउजर आएगा हमारे डिक्लेरेशन ब्लॉक के पास, और डिक्लेरेशन ब्लॉक में वो पहले तो पढ़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी को टारगेट करना है, देन उस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है। तो ब्राउजर जो है कुछ इस तरह से CSS को यूज करता है। और एक और बात, ब्राउजर जो है CSS को टॉप टू बॉटम रीड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है CSS सिलेक्टर्स के बारे में। यानी पहले लाइन के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, पर किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने का तरीका क्या क्या होता है अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा तरीका होता है बेसिक सिलेक्टर्स का, यानी कि हम किसी भी एलिमेंट को डायरेक्ट एलिमेंट यानी उसके टैग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उसके क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं एंड उसके ID के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और इन तीनों को हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है, और इसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इन्हें हमने कैसे एक्सेस किया था, इन एलिमेंट्स को हमने डायरेक्ट इनके टैग के थ्रू एक्सेस किया था। यानी कि हमें जब हेडर को टारगेट करना था तो हमने डायरेक्ट हेडर टैग लिख लिया था, एंकर टैग के लिए हमने डायरेक्ट एंकर टैग A लिख लिया, फुटर के लिए हमने डायरेक्ट फुटर टैग लिख लिया था। तो पहला तरीका होता है डायरेक्ट एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट के टैग के थ्रू उसे एक्सेस करना। तो टैग के थ्रू करने का ड्रॉबैक क्या था कि एक ही बार में वो सारे सेक्शन टैग सिलेक्ट हो जा रहे थे। यानी कि अगर हमारे HTML फाइल में 10 सेक्शन टैग्स हैं तो वो 10 के 10 सिलेक्ट हो जा रहे थे। तो अगर हम इस केस में कोई स्टाइलिंग दें तो वो 10 एलिमेंट पर अप्लाई हो जाएंगे, पर अगर हमें उन 10 में से किसी 1 या 2 को एकदम डिफरेंट स्टाइलिंग देना हो गया तो उसके लिए हमने पढ़ा था ID के थ्रू। जिस सेक्शन टैग को हमें अलग स्टाइलिंग देना था उसे हम एक अलग ID दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये सेक्शन टैग, हम यहाँ क्या चाहते थे कि इस वाले सेक्शन टैग को एक अलग स्टाइल मिले, तो उसके लिए हमने क्या किया था, इसमें हमने एक ID एट्रीब्यूट पास किया था, और उस ID एट्रीब्यूट में हमने कोई भी एक रैंडम नेम लिख दिया था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस ID के थ्रू इस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे ताकि हम इसे एक सेपरेट स्टाइलिंग दे पाए। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, इस सेक्शन टैग के ID का नाम क्या था, वेलकम। तो हमने डायरेक्ट वेलकम नहीं लिखा था
क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वेलकम लिखते तो ब्राउजर क्या समझता कि वो किसी वेलकम टैग के बारे में बात हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया था, एक हैशटैग। हैशटैग देखते ही ब्राउजर को क्या क्लियर होगा कि अच्छा यहाँ पर हैशटैग है, यानी कि इसके आगे जो लिखा हुआ है वो कोई आईडी का बात हो रहा है, ना कि किसी टैग का। तो ब्राउजर ये पढ़ने के बाद हमारे HTML फाइल में कोई टैग नहीं ढूंढेगा वेलकम नाम से, वो क्या करेगा, वेलकम नाम से कोई आईडी ढूंढेगा। तो अगर ब्राउजर को हमारे HTML फाइल में ये आईडी मिल गया तो वो क्या करेगा, उस आईडी पे ये स्टाइल अप्लाई कर देगा, यानी वो आईडी जिस एलिमेंट को दिया हुआ है उस एलिमेंट पर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए, आप फ्यूचर में जाके एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपके प्रोजेक्ट में कुछ 15 बटन्स हैं, ओके, जिसमें से 5 बटन्स जो हैं वो डिलीट वाले टाइप के हैं। उसके बाद कुछ 7 बटन्स ऐसे हैं जिनका काम किसी पर्टिकुलर चीज को सेंड करना है, ओके, और 3 बटन्स नॉर्मल बटन्स हैं, उनका एकदम रैंडम काम है, ओके। तो अब आप बताइए कि आपके वेबसाइट पे जो डिलीट बटन है, आप चाहेंगे कि उन सारे डिलीट बटन्स का स्टाइल सिमिलर हो, जितने भी सबमिट बटन्स हैं उन सभी का स्टाइल सेम हो, और जितने भी नॉर्मल बटन्स हैं उन सब का स्टाइल सेम हो, और इन तीनों टाइप्स के बटन्स का स्टाइल जो है आपस में एक दूसरे से अलग हो, आप यही चाहेंगे। तो अब आप बताइए कि अगर आपको 5 डिलीट बटन्स का स्टाइल सेट करना है तो आप क्या करेंगे, पांचों डिलीट बटन को एक आईडी देंगे कि एक हो बटन हो गया डिलीट 1, एक हो गया डिलीट 2, डिलीट 3 एंड सो ऑन। ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको कोई शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा या आपको इसका कोई बेस्ट तरीका ढूंढना पड़ेगा, और वो बेस्ट तरीका क्या है, क्लास यूज करने का। आप क्या करोगे कि उन पांचों बटन को एक सिमिलर क्लास दे दोगे डिलीट का, जैसे यहाँ पर हमने किया था। ऐसे क्लास देने का तरीका क्या होता है कि हम सिंपली लिखते हैं क्लास इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं, यानी कि कोई भी नाम पास करते हैं। तो इस क्लास से होगा क्या, आपने क्या किया क्लास का यूज करके कि 5 जो डिलीट बटन्स थे उन सबको क्लास दे दिया, क्लास इक्वल टू डिलीट। अगर आप अपने स्टाइल शीट में डिलीट क्लास को एक्सेस करके स्टाइल दोगे तो उससे क्या होगा, जितने भी बटन्स के पास वो क्लास होगा डिलीट नाम से उन सब पे वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगा। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली एक डिलीट क्लास सब बटन्स को दे दोगे और उस डिलीट क्लास को एक जगह पर स्टाइल दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल उसका बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। देन आप क्या करोगे कि अगर आपके पास 7 सबमिट बटन्स हैं तो उन सातों को आप सेम क्लास दे दोगे कि क्लास इक्वल टू सबमिट, और देन अपने स्टाइल शीट में आप आके उन सातों बटन्स को एक बार में कैसे एक्सेस करोगे, उस क्लास के थ्रू, सेंड क्लास के थ्रू। और आपने एक बार सेंड क्लास के थ्रू उन सातों को एक्सेस कर लिया तो आपको मात्र एक बार स्टाइल को डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, कलर उसका रेड हो जाए, उसमें थोड़ा सा बटन में थोड़ा कर्व आ जाए एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें आप एक जगह पर डिफाइन कर दोगे और वो जो स्टाइल होगा उन सातों के सातों बटन्स पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए हम यूज करते हैं क्लास का। और क्लास को कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर एक हैशटैग लगाया था वैसे ही हम यहाँ पर एक डॉट लगाते हैं, यानी कि अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं क्लास का नाम, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या किया था कि हमने 2 सेक्शंस को क्लास दिया था, क्लास इक्वल टू क्लास सेक्शन। हमने यहाँ पर एक रैंडम नेम लिख दिया था, तो इस सेक्शन को हमने क्लास दिया क्लास सेक्शन, और इस वाले सेक्शन को भी हमने क्लास दिया क्लास सेक्शन। देन हमने उन दोनों सेक्शन को एक साथ कैसे एक्सेस किया, क्लास नेम लिख दिया, और ब्राउजर को पता चले कि ये कोई टैग का नाम नहीं है, ये एक क्लास का नाम है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। तो ब्राउजर जब भी ये डॉट देखेगा तो उससे ये क्लियर रहेगा कि अच्छा मुझे इस नाम से क्लास को ढूंढना है, यानी मुझे ऐसे एलिमेंट को ढूंढना है जिसके क्लास का नाम ये हो। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो बेसिक सिलेक्टर्स कुछ ये होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि एडवांस सिलेक्टर क्या होता है। तो इसमें पहला है ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग क्या होता है कि अगर हमें एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स पर सेम स्टाइलिंग अप्लाई करना है तो उसके लिए हम ग्रुपिंग का यूज करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस चीज के लिए तो हम क्लास का भी यूज कर सकते हैं, फिर ग्रुपिंग क्यों? तो फ्रेंड्स जनरली क्लास का यूज हम तब करते हैं जब एलिमेंट्स जो है हमारे सेम टाइप के होते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ 5-6 बटन्स हो गए, उन्हें हमें सेम स्टाइल देना है तो हम उन्हें सेम क्लास देंगे। पर अगर ऐसा हुआ कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ हो गया, एक डिव हो गया, एक हेडर हो गया, एक फुटर हो गया, और उन सबको हमें सेम स्टाइलिंग देना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ग्रुपिंग का यूज करते हैं। इसका यूज हम एक्चुअल में कैसे करते हैं इसे एक बार कोड में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स अपने VS कोड में हम क्या करेंगे कि हम एक HTML फाइल में कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं और उसके बाद बॉडी में हम इन डिफरेंट एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ मैंने 4 डिफरेंट एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं। पहला है पैराग्राफ, दूसरा डिव, तीसरा स्पैन और चौथा H2 टैग। अब इन चारों को हम क्या करेंगे कि सेम स्टाइल देने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्टाइल शीट को अपने HTML फाइल से लिंक करेंगे। तो
हमारा जो स्टाइल शीट था वो अब लिंक हो चुका है। अब इसमें हम स्टाइलिंग देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमें इन चारों एलिमेंट्स को सेम स्टाइल देना है तो आप क्या सोचेंगे कि इन चारों को हम सेम क्लास दे देते हैं और उस क्लास को एक बार में ही यहाँ पर स्टाइल शीट में स्टाइलिंग दे देंगे। पर ये तरीका गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये चारों एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। ऑल्दो मेथड तो हमारा वर्क करेगा और वो सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है? अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हुए तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इन सारे एलिमेंट्स का नाम एक साथ लिख लेंगे कॉमा के साथ। मतलब क्या कि हमें किस किस को स्टाइल देना है, पैराग्राफ, div, span और h2। तो सिंपली हम यहाँ लिख लेंगे p, div, span, h2 और इसमें हम स्टाइल देंगे। तो अब यहाँ पर हम जो भी स्टाइल देंगे वो सारा स्टाइल इन चारों एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा। इसे एक बार देख लेते हैं। तो पहले हमारा वेबसाइट जो है कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इन सभी के बैकग्राउंड कलर को रेड कर देते हैं। ये अप्लाई हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी के कलर को हम वाइट कर सकते हैं। ये भी अप्लाई हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो स्टाइलिंग था ये सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई हो गया है। तो ऐसे हम ग्रुपिंग का यूज़ करते हैं कॉमा लगा के। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो ये क्या होता है? तो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्यों यूज़ होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे HTML फाइल में हर एक एलिमेंट पर एक पर्टिकुलर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए भी हम ये तरीका तो यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमारे HTML फाइल में कुछ 15-20 एलिमेंट्स हैं या अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें कई सारे एलिमेंट्स होंगे, तो उस केस में ऑब्वियसली आप एक एक एलिमेंट्स को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। एक तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी हो जाएगा। हो सके आपके पास कुछ 50 एलिमेंट हैं तो आप एक आध के नाम भूल गए तो आगे चल के बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल स्टार लिखते हैं और इसके अंदर हम अपना स्टाइल देते हैं। अब इस स्टार के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो सारा कुछ हमारे हर एक एलिमेंट पर अप्लाई हो जाएगा, चाहे कितने भी एलिमेंट्स हो हमारे HTML फाइल में। इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने लिखा स्टार, देन हम अगेन वही सेम चीज करते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड एंड कलर वाइट। तो अगेन ये जो स्टाइलिंग था ये हर एक एलिमेंट पर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर जो हमने बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड किया ये पूरे पेज पर अप्लाई हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इन चारों का बैकग्राउंड कलर रेड हुआ पर यूनिवर्सल टैग ने इस बॉडी को भी सिलेक्ट कर लिया। जैसा कि मैंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे HTML फाइल में वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और उन सब पे वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगा। तो यूनिवर्सल टैग में बॉडी भी सिलेक्ट हो गया और उस पर भी वो स्टाइलिंग अप्लाई हो गया। इसी कारण हमारे पूरे पेज का कलर जो है रेड हो गया। तो आई होप आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर भी क्लियर होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद है हमारा डिसेंडेंट, चाइल्ड एंड सिबलिंग सिलेक्टर्स। तो इन तीनों को एक साथ समझ लेते हैं। तो इन तीनों को समझने के लिए यहाँ पर VS कोड में मैंने एक सिंपल सा कोड लिख लिया है। इसे एक बार समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ क्या लिखा है। पहले यहाँ पर है एक H1, देन उसके बाद है एक पैराग्राफ, उसके बाद है एक डिव और डिव के अंदर है एक पैराग्राफ, देन है सेक्शन और एक सेक्शन के अंदर है पैराग्राफ। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा। अब यहाँ आप देख पाए तो हमारे पास 3 पैराग्राफ हैं, एक ये है, एक ये और एक ये। अगर हम चाहते हैं कि हम पैराग्राफ के स्टाइल को चेंज करें पर सिर्फ उन्हीं पैराग्राफ का स्टाइल चेंज हो जो इस डिव के अंदर आते हैं, तो वो काम कैसे करेंगे? उसके लिए अगेन आप एक चीज सोच सकते हैं कि हम क्लास का यूज कर लेंगे। वो तरीका ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर ये भी पैराग्राफ है और ये भी पैराग्राफ है, तो दोनों एलिमेंट सेम टाइप के हैं, तो हम यहाँ डेफिनेटली क्लास का यूज कर सकते हैं। पर इस चीज को अप्लाई करने का एक और तरीका है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों पैराग्राफ है ये डिव के अंदर है और हमें उसी पर स्टाइल अप्लाई करना है जो इस डिव के अंदर है। तो इसके लिए एक स्पेशल मेथड होता है। हम सिंपली लिखेंगे div, देन उसके बाद हम लिखेंगे p और इसके बाद हम इसके अंदर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। ओके, इसका मतलब सिंपली क्या हुआ, div और स्पेस p। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कोई भी कॉमा या कुछ नहीं है, यहाँ पर हमने सिंपली एक स्पेस दिया और कर्ली ब्रैकेट्स के साथ स्टाइलिंग अप्लाई करना शुरू किया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पहले हमने लिखा div और उसके बाद एक पैराग्राफ। तो ब्राउजर इसे ऐसे इंटरप्रेट करेगा कि div के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन पर एक पर्टिकुलर स्टाइलिंग अप्लाई कर दो जो इसके अंदर लिखा हुआ है। इसे हम प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं। हम क्या करेंगे, अगेन जो हम करते आ रहे हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे। इसे इस बार येलो कर देते हैं एंड कलर इक्वल टू ब्लू। ऐसे करते ही हमारे सिर्फ उन्हीं पैराग्राफ्स पर स्टाइलिंग अप्लाई होगा जो कि डिव के अंदर थे। तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर होगा। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि डिव के अंदर वाले पैराग्राफ्स का कलर तो चेंज हो पर सिर्फ एक ही लेवल पे, कहने का मतलब क्या है, ये जो पैराग्राफ है डिव के एकदम बाद में है, यानी कि पहले डिव आया उसके बाद ये पैराग्राफ, और ये जो पैराग्राफ है ये नेस्टेड है। नेस्टेड कहने का क्या मतलब कि पहले एक डिव टैग है, डिव टैग के अंदर सेक्शन टैग है और उस सेक्शन टैग के अंदर ये पैराग्राफ है। आई होप आप समझ
पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर हम चाहते हैं कि वैसे पैराग्राफ पर स्टाइलिंग अप्लाई हो जो div के इमीडिएट बाद है, तो उस चीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने कोई स्पेस नहीं दिया था, पर अगर हम चाहते हैं कि div के इमीडिएट बाद वाले पैराग्राफ पर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो, तो हम यहाँ पर सिंपली एक ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, तो हम जैसा चाहते हैं वो अप्लाई हो जाएगा। ये जो पैराग्राफ है ये div के अंदर वाले सेक्शन टैग के अंदर वाला पैराग्राफ है, जबकि ये पैराग्राफ div के इमीडिएट अंदर वाला है, तो इस पर वो स्टाइलिंग अप्लाई हुआ। आई होप आपको ये दोनों मेथड्स क्लियर होंगे। अब हम चाहते हैं कि ऐसे पैराग्राफ पर स्टाइलिंग अप्लाई हो जो किसी पर्टिकुलर टैग के एकदम एडजेसेंट है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ पर स्टाइलिंग अप्लाई हो और ये किसके एडजेसेंट है, ये h1 टैग के एकदम एडजेसेंट है, यानी h1 टैग के एकदम बगल में है। ओके, यानी कि ना ये 2-3 टैग बाद में है, ना ही ये किसी टैग के अंदर नेस्टेड है। तो अगर ऐसे एलिमेंट पर हम स्टाइल देना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ लिखेंगे h1 प्लस p। इसका क्या मतलब है कि उस पैराग्राफ पर स्टाइल अप्लाई करो जो h1 के बगल में है। ओके, तो इसे हम एक बार बैकग्राउंड कलर दे के देखते हैं, ग्रीन, एंड कलर हम दे देते हैं वाइट। तो ये सिर्फ उसी पर अप्लाई हुआ जो कि हेडिंग के बगल में था। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, तो आई होप आपको एडवांस सिलेक्टर भी क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एडवांस सिलेक्टर। आई होप आपको ये दोनों सिलेक्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इन दोनों बचे हुए सिलेक्टर्स को कंप्लीट करेंगे और साथ ही कई सारे और CSS के टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। और साथ ही आपको मैं एक होमवर्क दूंगा कि आप इन दोनों सिलेक्टर्स को एक बार खुद से एक्सप्लोर करें। आप ChatGPT या गूगल का यूज कर सकते हैं और पता करें कि इनका सिंटेक्स क्या होता है और इन्हें यूज कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ट्राई करूंगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं जो टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको उनमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपके प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। और साथ ही आपको वीडियो से रिलेटेड मुझे कोई भी सजेशन देना हो तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में CSS पार्ट 3 के साथ।